भारत में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला जिसे बोलते हैं हम कारगिल। चलो ये सब छोड़ो यार, फालतू की बात है। इमेजिन करो कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको लग रहा है कि आपसे वो गलती हुई है आपसे, तो आप क्या करोगे? उस गलती को डिफेंड करोगे? उस गलती को डिफेंड करने के चक्कर में बेवकूफ़ कहलाओगे? मुझे समझ में नहीं आया ये वीडियो पीएम मोदी के फेवर में था या पीएम मोदी के खिलाफ था। इलेक्शन से पहले तो ये पीएम मोदी के खिलाफ बातें कर रहा था। आज हम जानेंगे क्या होता है अगर आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में आ जाओ और आप वीडियोस निकालो और उसमें जो आप बोल रहे हो वो विचार तक आपके खुद के नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी बातें, वो पूरी सोच जो हम सुन रहे हैं, आपकी चेहरा देख के हमें लग रहा है कि ये आपकी सोच है, वो आपकी खुद की नहीं है, वो उस बंदे की सोच है जो पर्दे के पीछे रह के आपको ये सब बुलवा रहा है। अब आप सोचेंगे कि यार तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा है? तो देखो, उसकी वीडियोज़ के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा जब वहाँ पर लिखा आता है कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, और आप उसकी वीडियोस में देखेंगे तो आंखें इधर से उधर होती है। जैसे मेन फोकस अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब कुछ टाइम में अगर आंखें मेरी इधर जाती है, इधर थोड़ी देर में इधर जाती है, तो पता चल रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर पीछे लग रखा है और टेलीप्रॉम्प्टर देख के मैं पढ़ रहा हूँ पूरा का पूरा। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे दिमाग में पूरा का पूरा सेट हो रखा है या फिर मैं कुछ सोच के आ रखा हूँ और मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ, और वो टेलीप्रॉम्प्टर में भी किसी और ने लिखा है। बंदे ने एक वीडियो निकाली कि क्या होता अगर मैं खुद एक प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का विकास कैसे करता, मैं किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता और क्या क्या चीज़ें करता। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो पे, पूरी की पूरी वीडियो पे रिएक्शन देंगे एक छोटे वे में, छोटी तरीके से। इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और देश की सुरक्षा में कैसे हमें सेफ्टी बनाए रखना है, उसके बारे में मुद्दा उठाया गया। मुझे समझ में नहीं आया ये वीडियो पीएम मोदी के फेवर में था या पीएम मोदी के खिलाफ था। इलेक्शन से पहले तो ये पीएम मोदी के खिलाफ बातें कर रहा था, अब ये एकदम कैसे पलट गया, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। क्रॉस बॉर्डर, अगर आप टेंशन देखेंगे तो 2014 के बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम हो चुका है। दो तीन टेररिस्ट अटैक, मेन जो बड़े टेररिस्ट अटैक है वो हुए। सेना खुद कहती है कि मोदी के आने के बाद एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनको खुला हाथ मिला है, सीआरपीएफ को खुला हाथ मिला है। देखिए, काम सब करते हैं, बट अगर कोई वो भी प्रधानमंत्री जैसा शख्स अगर आकर आपको प्रोत्साहित करे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप सबका मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं आगे से फिर से ये काम करने के लिए। प्रधानमंत्री का तो मैं पर्सनली एडमायरर हूँ बहुत ही उनका। पीएम मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है, मेक इन इंडिया, इंडिया में चीजें मैन्युफैक्चर करनी है। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब। और राहुल गांधी कहते हैं कि मेक इंडिया फेल है, मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज ये बंदा राहुल गांधी के साथ था, ये बंदा बोल रहा था कि इलेक्शन से पहले कि राहुल गांधी पीएम मोदी से ज्यादा अच्छे हैं, और आज बंदा खुद बोल रहा है कि मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए। मशीन गन राइफल, एमिनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की। भाई मेक इन इंडिया पे फोकस होने लग गया है। डिफेंस इंडस्ट्री में एक 400% से भी ऊपर का उछाल देखा गया है पिछले 2014 के बाद से। जितना भी स्पीड हुई है डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिया की, इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। ये एग्जांपल ठीक दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुलझाने के लिए गए थे, दिल्ली टू लाहौर की ट्रेन चलवाने गए थे, और उसके बाद क्या हुआ वो भी बता दो। उसके बाद क्या हुआ था? भारत में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला जिसे बोलते हैं हम कारगिल। हम अपने दोस्त चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं चुन सकते। पर पड़ोसी का नाम तो ले लो। अपनी वीडियो में पूरा का पूरा यही बता रखा कि पहले हमें परेशानी को देखना चाहिए, परेशानी है क्या। और जानते हैं क्या दोस्तों, एक बार किसी लीडर ने अगर प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं बच जाता। परेशानी को पहले पकड़ना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो परेशानी है क्या? नहीं ले सकते नाम। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सपोर्टर चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। 99% प्रॉब्लम सॉल्व आतंकवाद की भारत में खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान से हमारी ब्लॉकेज
सीमा लग जाती है, हम वहाँ से कुछ भी आदान प्रदान नहीं करते। और मोदी को यही चीज़ तो पता थी। मोदी ने इसीलिए 2014 के बाद से, जब उसने पहले उन्होंने पहले एफर्ट लगाया पाकिस्तान से रिश्ते सुलझाने में, जब नहीं सुलझा तो उसके बाद उन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं समझ में आती, उसके बाद से ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, उनका रुपी डाउनफॉल हुआ, उनका सब कुछ डाउनफॉल हो गया। और आज के टाइम पे आतंकी हमले भी कम हो रहे हैं भारत में। कश्मीर से धारा 370 इसलिए हट गई सक्सेसफुली, कोई भी दिक्कत, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान से सब कुछ आदान प्रदान बंद कर दिया गया था। ये भी कोई इसको समझाओ यार, ये बोलता क्या है, करता क्या है, देख रहा है कि समाज में चल क्या रहा है, मोदी कर क्या रहा है, उसके बाद वही चीज़ें दोहरा रहा है जो हो चुकी है, जो मोदी कर चुका है। पहले तो उसका खिलाफ करना है, फिर उसके बाद वही बातें कर रहा है। मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने, ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। दुनिया जानती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे रिश्ते सुलझाने के लिए, उसके बाद कारगिल अटैक हुआ था। और कारगिल अटैक किसने करवाया? पाकिस्तान ने करवाया। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ की खुद आर्मी के बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं। इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहां पर मौजूद ही नहीं था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए कि ये मतलब है कि उसमें बर्फ़ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया, मैंने इनसे पूछा कि व्हाट वर योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इसी तरह से मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और बाकी ऑफिसर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं बताया गया था। और इमेजिन करो जब वो अटैक हुआ था, जब कारगिल अटैक हुआ था, तो हमारी किसने मदद की? किस देश ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की? जो ये बोल रहा है कि हमें देशों के साथ रिश्ते सुलझाने चाहिए क्योंकि वो हमें कब मदद कर दे, कब हमारे फ़ायदे में आ जाए, तो उस टाइम किसने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की होगी? वो है इजराइल। इजराइल का इसने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, इजराइल का कभी भी बात नहीं करता कि हाँ भाई इजराइल एक अच्छा मुल्क है, इजराइल के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि सूट नहीं करता है ना, सूट नहीं करता है, प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता है। चलो ये सब छोड़ो यार, फालतू की बात है। इमेजिन करो कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको लग रहा है कि आपसे वो गलती हुई है आपसे, तो आप क्या करोगे? उस गलती को डिफेंड करोगे? उस गलती को डिफेंड करने के चक्कर में बेवकूफ़ कहलाओगे, या फिर उस गलती को चुपचाप दबा के रहोगे, या फिर उसमें माफ़ी मांगोगे? इस पर ऑप्शन था, ये अपनी गलती को दबा के रख सकता था। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। एक वीडियो इसकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी आजकल इंटरनेट में कि क्या हमें और ज़्यादा हाईवेज की ज़रूरत है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को, और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है? डबल उस वीडियो में बहुत ज़्यादा मीम बन रहे थे कि यार बंदा कैसी बातें कर रहा है कि हमें हाईवेज की ज़रूरत है, इससे तो ये डफर क्या लाएगा। तो बंदा अपने उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने में आ गया कि भारत में जो हाईवेज है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो हाईवेज के बंदा बहुत खिलाफ है। हाईवेज नहीं होने चाहिए, हमें और ज़्यादा हाईवेज बिल्ड नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की सिर्फ 8% आबादी के पास गाड़ी है, सिर्फ 8% आबादी उस हाईवे का यूज़ कर सकती है, बाकी की 92% आबादी यूज़ ही नहीं करती, उनका कोई यूज़ ही नहीं होता उस हाईवे से। मतलब मैं क्या बोलूं यार, एक गरीब से गरीब आदमी भी इस बंदे एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी होगा ना, वो भी समझता है कि हाईवे की ज़रूरत पूरे 100% लोगों की इस प्रकार होती है। ट्रांसपोर्टेशन भाई, ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी से लेके हर इक्विपमेंट हाईवे के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दुनिया बोलती है चाइना इतनी देर से जो प्रोग्रेस किया, वो सारी की सारी जो देश होते हैं जो विकास करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ स्पीड, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, जिससे सामान का एक जगह से दूसरी जगह में सामान बहुत तेज़ी से जा पाता है। आज आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट हर जगह से प्रोडक्ट मंगाते हैं कि वो इंडिविजुअल, आप देखते होंगे ना वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कहीं हरियाणा से आ रहा है कोई सामान, तो वो सामान आपके पास इतना जल्दी कहाँ से आता है? हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे से ही आ रहा है। जब ऐसे जो रोड होंगे जिन पे गाड़ियाँ तेज़ी से जा पाए, भगा पाए ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर होंगे, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है इधर से उधर सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या हर जगह हवाई जहाज़ पहुंचाना है क्या? हर जगह पहले हवाई पट्टी पहुंचानी है, रोडों की ज़रूरत हमें नहीं है। ये कितना बड़ा मीम मटेरियल है यार। मतलब अपनी गलती को सिर्फ ढकने के लिए, अपनी गलती को एक तरह से डिफेंड करने के लिए तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी, इतना काफ़ी है। मतलब इतना काफ़ी है इस बंदे को समझाने के लिए कि यार मैनिपुलेशन की एक हद होती है।
एक मैनिपुलेशन होता है यार कि चलो यार ठीक है, अपने आप भी तो समझ में आता है ना कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं एक मीम मटेरियल बन के ना रह जाऊँ, बेवकूफ़ ना कहलाने लग जाऊँ। ऐसी चीज़ों की वजह से तो होता है ये सारी चीज़ें, जब जो तुम्हारी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है वो भी कोई दूसरा बंदा तैयार कर रहा है, वो भी तुम्हारी खुद के नहीं है, तो यही होगा, बाकी क्या होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी, दुर्राठी पे ही मैंने एक पिछली वीडियो बताई थी, उसमें मैंने एक बात बोली थी, जनता को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमारा देश अगले 10 साल में 20 साल में आसमान छू लेगा। आज ये सरकार आ गई, अब ये सरकार आसमान छुला देगी। 140 करोड़ आबादी को, भारत की, दुनिया की इतनी बड़ी जो एक आबादी है जो अकेला भारत में रहती है, वो सिर्फ 10 सालों में डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। वहाँ कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। इतने बड़े बड़े देशों को डेवलप करने के लिए कोई छोटा आइसलैंड जैसा देश तो है नहीं हमारा जो ऐसे डेवलप हो जाए, कोई दूसरा देश हमारी मदद करे और वो एक्सपोर्ट करके ही हमारे देश को डेवलप कर ले। हमारे देश में प्रॉपर प्लांट बैठाने पड़ेंगे, प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा, रोड बनानी पड़ेगी, एक्सप्रेस वेज बनाने पड़ेंगे, मेक इन इंडिया को फोर्स करना पड़ेगा, स्वच्छ भारत अभियान पे फोकस करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब 140 करोड़ लोग कहीं रहते हो इतनी स्मॉल लैंड में, तो धीरे धीरे करके ही चीज़ें आगे बढ़ती है। उसके लिए आपको 20-30 साल का एक प्लान चाहिए होता है, तब देश का डेवलपमेंट हो पाता है। चाइना भी ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ, 30 सालों तक, 20-30 सालों तक उन्होंने डबल डिजिट में ग्रोथ जो है अचीव किया है। वो कैसे किया? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट नेशन था, वहाँ पे लोगों की सुनी नहीं जाती है। जहाँ चाहे आप हाईवेज घुसा दो, जहाँ चाहे एक्सप्रेस वेज घुसा दो, पर हमारी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोग हड़ताल में बैठ जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सरकार होनी चाहिए जो सारे की सारी चीज़ें जो 20-30 साल आगे का सोच के चले कि हमें इतने हाईवेज बनाने, इतने एक्सप्रेसवेज बनाने, एम्स बनाने, IITs बनानी, ये बनाना है, वो बनाना है। उसके बाद ऐसे लोग निकलेंगे, फिर धीरे धीरे रिसर्च बढ़ेगी, मेक इन इंडिया। और अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हमारे पास आ गई है, जो चिप्स आपकी इसमें लगती है, लैपटॉप में लगती है, हर जगह लगती है, कार में लगती है, हर जगह लगती है, जो कोरिया से यहाँ आ गई है। अब क्या चाहिए आपको? तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती है, पर लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो अनरियलिस्टिक होती है। वो सोचते हैं कि 10 साल में सब कुछ हो जाएगा। रशिया और अमेरिका दोनों को मोदी साथ में डील करता है। फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन सुधर चुके हैं। ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, जो भी अच्छा कंट्री है जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह हमारे रिलेशन सुधर चुके हैं। हमें आज के टाइम पे कोई भी देश आंखें नहीं दिखाता है, जो भी आंखें दिखाता है उसके खुद बेड़ा गर्क हो जाता है। और 2 देश हैं जो इनके साथ हमारे रिलेशन नहीं सुधरे, जो पाकिस्तान और चाइना है, उनके साथ सुधरेंगे भी नहीं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी वीडियो में आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि आपके व्यूअर्स काफ़ी सारे नाराज़ हो जाएंगे, पर मैं ले लेता हूँ। पाकिस्तान और चाइना है क्योंकि उन्होंने हम पे अटैक किया, हमारी टेरिटरी को छीन के बैठे हुए हैं पूरे देश। बाकी तो ठीक है हमारा, तो फॉरेन रिलेशन में कमी कहाँ पे है? फॉरेन रिलेशन तो अभी के टाइम पे अपने पीक पे चल रहा है। भारत का फॉरेन रिलेशन इससे बेहतर तो कभी था ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। तो किन फॉरेन रिलेशन, किन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे? पूरी की पूरी वीडियो में जो भी बातें हो रही है ये तो चल रही है, अभी चल रही है अच्छे से। मोदी चला रहा है इन चीज़ों को, इसीलिए तो तीसरे टर्म में भी 240 सीट लेके बैठा है। अजीब बात करते हैं यार।